नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। सत्ता में बैठी मोदी सरकार पर आए दिन सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से यह बात कहती आई है कि जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब यही जांच एजेंसियां यानी ईडी और सीबीआई के रडार पर विपक्ष के कई नेता हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियां छापे पर छापे की कार्रवाई कर रही हैं। एक और जहां प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड फॉर जस्टिस जॉब स्कैम में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापे लालू यादव और उनके करीबियों के यहां पड़े हैं। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ भी की थी। तो दूसरी ओर दिल्ली में कथित शराब घोटाले में भी सीबीआई और ईडी माहौल गर्म कर रही है। पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई करती है, फिर पेशी के बाद तिहाड़ जेल में सिसोदिया के मामले में एंट्री ईडी की होती है और अब ईडी को सिसोदिया की रिमांड भी मिल गई है। अब ऐसे में ईडी और सीबीआई के छापों की टाइमिंग पर विशेष सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जांच एजेंसियों का विरोध करते हुए विपक्ष के कई दल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। आज महिला आरक्षण बिल की मांग के नाम पर भी दिल्ली में 16 विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रही है, जबकि भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों में खुद बीजेपी के नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीधे तौर पे कहता हूं कि अब तो हास्यास्पद लगता है, कष्ट होता है कि इन एजेंसीज को आपने क्या बना के रख दिया है। अपने हाथ का हथियार लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर आप उन लोगों को कहा किसी तरह हमको बिहार की सरकार गिरा के दो, क्योंकि सरकार बदलने की टीस आपकी जा नहीं रही है। किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, वो 2.5 महीने बाद रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बड़े साहब को, हम आपको तस्तरी में लाके बिहार की सरकार देंगे। इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप हेडलाइन मैनेज करेंगे कुछ दिन, क्योंकि हमको पता है कि आपको टीस किस बात की, दुख इस बात का है ना। मैं बार बार आगाह करता हूं भाजपा के मित्रों को, साहब कोई नहीं आया परमानेंट रूरल बन करके, किसी का शासन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आपने इन एजेंसीज को जिस जगह पहुंचा दिया है, कल कोई आपके छत पे जाके बैठेंगे, आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे, तब भी हमें दुख होगा। लेकिन ये हमेशा स्मरण रखिएगा, इस परिस्थिति तक लाने का काम आपने किया। अपनी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया। अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा, आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं, बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जा रही। तो साहब ये टीस खत्म नहीं होने वाली है। इससे बड़ी टीस आपको 24 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी, फिर बदलाव का क्षण। देखिए, ये साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की है। आप मुझे बताइए, 14 घंटे सीबीआई ने उनके घर पे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। 5 दिन सीबीआई ने पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। 2 दिन फिर सीबीआई ने पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। तब डांट पड़ी ईडी को कि अरे भाई, मनीष सिसोदिया तो बाहर आ जाएंगे, उनकी तो बेल लगी हुई है कल, ऐसे कैसे हो गया। तुरंत ईडी को सक्रिय किया गया। आप बताइए, 10 महीने से जो ईडी सो रही थी, अचानक उसको लगा कि अरे भाई ये तो बाहर आ जाएंगे, इनको तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके तो ये खेल सारा इस देश के लोगों को समझ में आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी में जरा सी भी नैतिकता है तो वो सामने आए और बताएं। उनकी पार्टी कह रही हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, क्या बरामदगी हुई बताइए आप। आपके एक विधायक के बेटे के घर 8 करोड़ रुपए कैश मिलती है, उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता। उसको जमानत मिल जाती है, माला फूल पहन के बाहर आ जाता है। आपसे जुड़े हुए जो नेता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, बड़े बड़े बेईमान और भ्रष्टाचारी। उनको सबको लेके आप घूम रहे हैं। अभी मेघालय का ताजा मामला है, कह रहे थे कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, उसी सरकार पे जाके शामिल हो गए। तो इनका क्या सिद्धांत है, क्या उसूल है? इनका एक ही उसूल है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। यही बीजेपी का काम है। आज लालू प्रसाद के परिवार पर
कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है और उनके सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार बीजेपी विपक्षी नेताओं पर लगातार ये कह रही है कि जो कार्रवाई हो रही है वो एकदम सही है, लेकिन विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि बीजेपी जो है वो ये कार्रवाई जो है वो बदले की भावना से करवा रही है। 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है और सभी तमाम विपक्षी दलों पर ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सीधे सीधे 2024 में सत्ता वापसी की तैयारी है, ये विपक्ष का आरोप है। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, जुगनू यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रशांत यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जुगनू यादव जी आपके पास मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, आपके पास सीधे इसी सवाल के साथ कि जिस तरीके से लगातार आज भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उससे पहले लालू यादव से और राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, तमाम जो समीकरण है किस तरीके से आप देख रहे हैं? लगातार कार्रवाई हो रही है, वो भी ईडी की। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोता भाई बंधुओं को स्वागत करता हूं जी, और चैनल पे बैठे हुए सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ साथ सभी चैनल के जो हमारे बंधु हैं सभी को स्वागत करता हूं। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सियानी बिल्ली खंबा उखाड़े वाली कहावत चरितार्थ है। जुल्मी जितना जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा लालू यादव के नारों से। जो सबसे अभी प्रधानमंत्री जी मेघालय गए थे और देश के और माननीय गृह मंत्री जी भी गए थे वहां चुनाव प्रचार में। उन्होंने स्पष्ट चिल्ला चिल्ला कर स्पष्ट शब्दों में कहा था, देश की सबसे भ्रष्ट अगर सरकार है तो वो मेघालय की सरकार है। और किस नैतिकता के साथ बेशर्मी का हद कर दिया इन लोगों ने। और उनके शपथ ग्रहण समारोह में ये लोग जो है पैर उचका कर और वहां पर जाकर और महिमांडित करने का काम किया। तो इनकी नैतिकता कहां बची है? और रह गई लालू यादव की बात, तो मैं बताना चाहता हूं, दुरई साहब जो एक्स डीजीपी कर्नाटका के रहे हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। उन्होंने साफ अपनी पुस्तक में लिखा है लालू यादव को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फंसाया गया। आप बताइए ना, ये भाजपा के माननीय नेता बैठे हुए हैं इस पैनल में, ये बताएं कि इसके जो है एफआईआर करने वाले कौन थे? चारा घोटाले का उद्भेदन किसने किया? और जो उद्भेदन किया उन्हीं को मुद्दाले बना दिया गया, करप्शन को उजागर किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को कि ये जो बेमनस्यता फैलाने वाली पार्टी है, इसके चाल चरित्र और चेहरा को लोग भली भांति जान गए हैं। और ये लोग कितना हो कुछ कर ले, लेकिन ये सामाजिक न्याय का नेता, सामाजिक न्याय का योद्धा कभी झुकने वाला नहीं है। और खुशी तो सब तब होती है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आग्रह के साथ कहा कि सीबीआई और ईडी के लिए केंद्र सरकार जो है हमारे आवास में ही एक कार्यालय हम दिलवा देते हैं, उसी में ये लोग बैठा दें। जब ये लंदन में व्याख्यान देने जाते हैं तो इनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा।
जब यहाँ महागठबंधन की एक रैली होती है, सभा होती है, तो ये बौखला जाते हैं। आप देखिए ना, देश के अंदर में कितना करप्शन हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों में कितना, इनके राज्यों में करप्शन हुआ, इसका डाटा है इनके पास। वहां क्या किया इन लोगों ने, कहां गई सीबीआई, ईडी कहां गई? ठीक है। हम लोग तो सम्मान करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग अगर ये लोग नहीं करेंगे तो बहुत जल्द ये गृह युद्ध का एक रूप लेगा। और इसका ताजा उदाहरण है श्रीलंका की सरकार। आप देखिए ना, इनका क्या हुआ, ये विकास की बात नहीं करते, नौजवान की रोजगार की बात नहीं करते, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। ठीक है जुगनू यादव जी, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। ठीक है, एनडीए का गठबंधन है, उसके प्रति ये लोग लगे रहते हैं। ठीक है यादव साहब, एक बार फिर से आ रहे हूँ। ठीक है प्रशांत जी, जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन और उसके बाद मनीष सिसोदिया, लगातार आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, और ये जो कार्रवाई है ये सीधे कहा जा सकता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तमाम जगह पर विपक्ष पर हो रही है, और उसको लेकर विपक्ष साफ कह रहा है कि सत्ता में वापसी के लिए कर रही है बीजेपी। देखिए मुस्कान जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि भाजपा पार्टी का चरित्र क्या है। चरित्र जो है बहुत ही दोगला किस्म का और राष्ट्रद्रोही किस्म का है। किस लिए? जिस देश को आजाद करने के लिए देश के तमाम युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उनके खिलाफ जासूसी करने वाले सावरकर को इन्होंने, उस भगोड़े को वीर कहा, उसके लिए किताब लॉन्च करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, और एक तरफ हमारे उन जो शहीदों का सम्मान भी करते हैं। एक ही मुंह से प्रधानमंत्री जी भी, चाहे गृह मंत्री जी, चाहे रक्षा मंत्री जी, ये सब इसमें शामिल हैं। दूसरा, ये राष्ट्रपिता बापू जी को भी पूजते हैं, उनके कातिल गोडसे की भी पूजा करते हैं। क्या है चाल चरित्र है तुम्हारा? तो ऐसी पार्टी जिसका चाल चरित्र ऐसा रहा, तो आरएसएस है जिसने झंडा न फहराया हो तिरंगा वर्षों तक, ये जो है, कभी इनकी नीतियां क्या देश हित में, क्या जनता के हित में हो सकती? कभी नहीं। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। अब जब आज पता था सीबीआई को भाजपा का जो तोता है, देखिए मोदी जी की, मतलब थोड़ा सा शब्द अलग है लेकिन कहना पड़ेगा कि मोदी जी की 3 लुगाई, सीबीआई, आईटी और ईडी। तो ये जो है क्या हो गया है कि जब आज सीबीआई को पता चला कि आज तो सिसोदिया जो है रिहा हो जाएंगे, मोदी जी ने फोन करके ईडी को कहा कि भाई तुम, तो ईडी को जो है भेज दिया, आप जाओ, आप तुमको भी ले लीजिए वहां से। अब मुझे एक बात बताइए, अगर भाजपा ये मानती है कि ये घोटाला हुआ है और जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो यही ईडी, यही आईटी और यही सीबीआई ये कर्नाटक में कहाँ चली जाती है? कहाँ है? क्यों नहीं करती कार्रवाई? आप 8 करोड़ कैश पकड़ा जाता है। 8 करोड़ मामूली सा कैश नहीं है। इस कैश को क्या ईडी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो निष्पक्षता से ये पता करे कि कैश कहां से आया? और एक तरफ दिन रात छापे मारे जाते हैं सिसोदिया जी के घर, रिश्तेदारों के घर, बैंक का लॉकर खंगाल लिया, सब कुछ, दफ्तर, घर, मेंटल टॉर्चर दिन रात, आपको कुछ मिलता नहीं है और तब भी आप केस चला रहे हैं, झूठा केस चला रहे हैं, क्योंकि आपको जो है प्रधानमंत्री जी ने ट्रिगर किया हुआ है, क्योंकि आपकी जो कमान है वो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। सीबीआई, ये स्वतंत्र जो है एजेंसी जांच वाली नहीं रही है। अगर ऐसा है तो अजीत पवार सरकार बनाने से पहले रात में जो है दूध से धुल दिए जाते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा, अदानी नाम की वॉशिंग जो है मशीन में, सारे के रफा दफा। मैं बात बार वही आ रहा हूं कि अगर ये मानते हैं कि एजेंसी कोई, इनकी जो जांच निष्पक्ष है, तो कहां चली जाती हैं ये? लालू यादव जी के खिलाफ ये चारा घोटाला है, अगर ये सही है तो 15-20 सालों में ये अब तक क्यों बार बार उठ के आता है? क्यों नहीं एजेंसी ये कुछ प्रूव कर पाती हैं? मुलायम सिंह यादव के खानदान पर कितने लोगों पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है। एक तरफ उनके मरोड़ा उपरांत यही मोदी जी की दोगली सरकार उनको पद्म विभूषण जैसा जो है सम्मान भी देती है। आप इनका दोगला चरित्र देखिए। और इनको, इनके जो है विश्वकर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, जो भड़काऊ भाषणों में अगले मोदी जी और हमेशा जो है साबित होने वाले हैं,
उनके खिलाफ इतना बड़ा घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग का, और जैसे इन्होंने कहा भाजपा में मेरा स्वागत है, सब कुछ साफ, कोई केस नहीं, कुछ नहीं, आइए वेलकम। उसके बाद एक उदाहरण इन्होंने जो है मेघालय में संगमा जी की सरकार पर अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने बड़े संगीन आरोप लगाए कि जो है घर बांटे जाते हैं प्रधानमंत्री के, जो उससे उसमें सब में घोटाला हुआ है, घर बनाने, ये नहीं वो नहीं, हम आएंगे तो जांच कराएंगे। और उनके साथ मिलके आप 4 दिन बाद रिजल्ट में सरकार बना लेते हैं। तो इनका चरित्र, चाल चरित्र तो ये है। भाजपा ने जिस तरीके से जांच एजेंसियों को प्रभावित किया है, और यहां तक कि इन्होंने न्यायशाला को भी अपने हाथों में ले लिया है। इस देश में न्याय मिल कहां रहा है? एक तरफ कर्नाटक का कोर्ट कह रहा है कि एमएलए के बेटे को अभी डिफेमेटरी तरीके से आप मीडिया पर नहीं दिखाएंगे, इसकी बदनामी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कैरेक्टर का असैसिनेशन होगा। ठीक है, जब तक प्रूफ न हो जाए उनको मौका दिया जाए। और बेल हाथ में लेके घूमता है, बेल हाथ में लेके घूमता है भगोड़ा एमएलए, और बेल मिल जाती है। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र जैन जी, ठीक है, पर एक पैसा नहीं मिला और वो जेल में है, तो वही कोर्ट और ये वाले भी कोर्ट। तो बताइए कि ठीक है प्रशांत यादव जी, आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार फिर से आऊंगी, मिल रहा है। ठीक है, छोड़ दीजिए राहुल आनंद जी, न्याय कहाँ मिल रहा है, ये सवाल है प्रशांत यादव जी का, ये सवाल है जुगनू यादव जी का, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष सीधे कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ विपक्षी दलों पर हो रही है। आखिर कहां चली जाती है ईडी सीबीआई जब कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए एक नेता के पास से मिलते हैं? देखिए, मैं इन दोनों महानुभावों की बातों को सुन रहा था, बड़ी ध्यान से सुन रहा था, और ठीक है प्रशांत जी, अब सुनिए, प्रशांत जी सुन लीजिए, कर रहा था। स्टार्टिंग कमेंट है, एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। मैं इनकी बातों को नोट भी कर रहा था मुस्कान जी, और मैं आपको बताऊं कि जो इनके बातों में जितना फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था, और जितना ये भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, कोई राष्ट्रीयता की बात कर रहा था, तो कोई मोदी जी के तोते की बात कर रहा था, तो कोई ये बता रहा था महंगाई के बारे में, तो कोई रोजगार के बारे में भी बता रहा था। हालांकि हमारा ये चर्चा का विषय नहीं था। हमारा चर्चा का विषय ये था कि ईडी क्यों पहुंच रही है लोगों के दरवाजे तक। तो किसी ने आम आदमी पार्टी की इस प्रकार से व्याख्यान की कि कट्टर ईमानदार नेता के बारे में ऐसी बातें बताने शुरू कर दिए जो खुद फ्रस्ट्रेशन के दौर में चल रहा है, वो कब क्या आकर जनता के सामने क्या बोल जाएगा उसको खुद पता नहीं है। वो जब भारत के अंदर जब ट्रेजेडी होता है, जब कोविड आता है, तो वो खुद कंफ्यूज होता है कि उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है। वो कहता है कि मुझे इतना चाहिए, तुरंत इसके मंत्री कहते नहीं मुझे इतना चाहिए। तो जो खुद कंफ्यूजन में है, जिसने पंजाब को खालिस्तान नहीं, मेरा सवाल आनंद साहब, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों सत्ता पक्ष पर नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? कर्नाटक का सीधा सीधा मसला है, वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पर घबराहट है। जिन्होंने प्रश्न जहां से शुरू किया है, मैं उसी के जवाब मैं आ रही हूँ यादव साहब। और सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा कि इन दोनों लोग महापुरुषों से ये जरूर कहा जाए कि जब वो बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं अपने शिष्टाचार का परिचय दे रहा था, और जब मैं बोलता हूं तो आप सुनिए, क्योंकि सच शाश्वत होता है। ठीक है, अब यादव साहब सुन लीजिए, प्रशांत जी सुन लीजिए, उनका स्टार्टिंग कमेंट है, उनका स्टार्टिंग कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कहिए आराम। झूठ होता है, जब तक सच जूते पहनता तब तक झूठ पूरे शहर में दौड़ लड़ता है। मैं आपको बताऊं कि आरजेडी के नेता ने कहा कि जब सभा होती है तो लोग विचलित हो जाते हैं। आपने 7 डिस्ट्रिक्ट को किया था और हमने 1 लोकसभा को किया था, और अंजाम आपने देख लिया। दूसरी बात मैं बताऊं, एक बहुत पुरानी कहावत थी, पौशंबा डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। ये डर सबको लगता है। अगर लालू यादव जी ईमानदार हैं, आपने सबको डर लगता है। लालू यादव जी को कोर्ट ने सजा क्यों सुनाया? लालू यादव जी को कोर्ट ने सजा क्यों सुनाया? यानी कि आनंद जी आपके पास एक बार फिर से माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से लौटेंगे, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद साहब अपनी बात पूरी करें। जी, तो मुस्कान जी मैं ये कह रहा था कि अगर सच में अगर लालू यादव या फिर मनीष सिसोदिया या फिर सपा के नेता, ये सारे लोगों की मैं अगर बात कर रहा हूँ, या कांग्रेस की भी मैं बात कर लेता हूँ,
जो लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान कर रही है, तो कोर्ट उनको जमानत क्यों दे रही है, जमानत पे क्यों है। दूसरी बात मैं बताऊं कि लालू यादव जी को कोर्ट ने क्यों सजा सुना दी, उनको क्यों सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उनको चुनाव लड़ने पे क्यों रोक लगा दिया गया जी। और मैं आपको बता दूं, जो आबकारी योजना के तहत जो घटना घटी है खास करके दिल्ली के अंदर, और जो लोग, जो अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन गया है, ये सारे लोग जिन बातों को कह रहे हैं क्या वो गलत है? अगर वो गलत है तो फिर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना क्यों कर दिया? देखिए, प्रश्न बहुत सारे हैं जो समझना नहीं चाहते हैं। और जो ये कह रहे थे कि गोडसे ने गांधी जी को मारा था, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। शरीर का हत्यारा गोडसे, मैं खुले मन से कहता हूं, शरीर का हत्यारा गोडसे आतंकवादी था, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसने क्यों गांधी जी को मारा, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। और ये भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आ रही हूँ प्रशांत जी, बीच बीच में इंटरप्ट मत करिए, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास। चर्चा होनी चाहिए कि जब हमारे देश के अंदर गांधी जी की हत्या हुई थी, तो ठीक उसके बाद ताजा घटना, ठीक है, चलिए आज का मसला ये नहीं है आनंद जी। मुस्कान जी एक मिनट मैं आ रही हूं। जो ये कह रहे थे मुस्कान जी, बस खत्म कर रहा हूं, जो ये कह रहे थे कि वीर सावरकर को, तो मैं आपको बता दूं, आप संविधान की शपथ लेने की बात करें या मेरी बात आप मत मानो, लेकिन जो ये मानने को तैयार नहीं कि महात्मा गांधी जी ने वीर सावरकर के लिए कुछ कोशिशें की होगी, तो उनको यंग इंडिया जो महात्मा गांधी की लिखी हुई पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए। और मैं आपको पेज भी बता देता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने 26 मई 1920 को यंग इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें वॉल्यूम 20 पृष्ठ संख्या 368 देख लीजिएगा, उसमें वीर सावरकर के बारे में खुद गांधी जी ने लिखा था। और मैं आपको बताऊं, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, तो ये जो चोरों के जो सरदार बने हैं, जो कट्टर ईमानदार बोलकर जो एक आंदोलन के तहत दिल्ली की सत्ता को हथियाए थे, वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि लालू यादव कल्प्रिट व्यक्ति हैं, वो चारा घोटाला के आरोपी हैं, उनके लिए पाक साफ है। ममता बनर्जी की सरकार पे जो आरोप लगे वो पाक साफ है। ठीक है, एक सवाल मेरा है, अब आपने बता दिया कौन पाक साफ है और कौन नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूं कि मनीष सिसोदिया के घर पर, उनके कार्यालय पर, उनके आस पड़ोस रिश्तेदारों पर हर जगह कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है, कुछ नहीं मिलता। लालू यादव का जो केस है वो पहले क्लोज कर दिया जाता है और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उसको फिर से ओपन कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे समय में ईडी सीबीआई आती है सामने। क्या जब बीजेपी नेता के पास 8 करोड़ रुपए मिलते हैं तब क्या ईडी की आंखें बंद हो जाती है, सीबीआई की आंखें बंद हो जाती है? क्या आपका आयकर विभाग नहीं आ पाता सामने? हेमंत बिस्वा शर्मा की जिक्र कर रहे हैं, अजित पवार का जिक्र कर रहे हैं, कहां चली जाती है फिर ईडी सीबीआई? देखिए मुस्कान जी, जब कहीं कोई भी घटना घटती है या कहीं कोई पैसे का लेन देन पकड़ा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी की सरकार है। आज तक इसके ऊपर, जो मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह रहा हूं कि जो क्लियरिटी है, जीरो टॉलरेंस की जो बात है, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष का लोग हो, जिसने गलती की है सब कानून के शिकंजे में आएंगे। और जो आप ये कह रहे हैं सब कानून के शिकंजे में आएंगे, आप ये बात व्यक्तिगत कह रहे हैं, आप ये बात व्यक्तिगत कह रहे हैं आनंद साहब कि सब कानून के शिकंजे में आएंगे। पार्टी क्या कह रही है? 100% आएंगे, 100% आएंगे। देखिए आर्य प्रशांत जी, कार्रवाई हुई जब भी मोदी जी को ये बात का भ्रम, इस बात का पता चला कि कहीं कोई घटना घटी है इनके पार्टी के लोगों के द्वारा, तो आप देखिए उनसे वो विभाग ले ली गई। आप देखिए उसमें धीरे धीरे उस पर आनंद साहब, एक कहावत है बहुत पुरानी है कि अगर खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, और अपने गिरबान में झांककर, अपने घर में झांककर देख लेना चाहिए एक बार। आनंद साहब, मैं आ रही हूँ प्रशांत जी। जुगनू जी कहना चाह रहे हैं कुछ, वो काफी देर से शांत है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ये शिष्टाचार की बात क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो शिष्टाचार की बात करेंगे? ये मैं चुनौती के रूप में इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ये किनके कार्यकाल में यहाँ से एक सम्मान मैं बताऊंगा। अभी तक जो चुनौती, इनकी चुनौती को मैं खत्म करता हूँ मुस्कान जी। आनंद साहब, ये जो करे भ्रष्टाचार का काम, वो कहे कि शिष्टाचार की बात, अभी तक आप बता दें कि हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी करप्ट हैं, करप्शन है, अडानी का जो ये कर्ज माफ क्यों किया गया? आप बताइए,
किस आधार पर किया गया? और अगर मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली इतने बड़े गुनाहगार थे तो उनको पद्मश्री से आपने सम्मानित कैसे किया? है जवाब आपके पास किसी तरह का? अरे बधाई देता हूं और लंबी उम्र की कामना करता हूं माननीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए कि जो दिया गरीबों की आवाज उसको आप लोग प्रचारित करने, दुष्प्रचारित करने का काम करते हैं। जंगल राज, सामाजिक न्याय के मुख्यधारा में लाने का काम इन लोगों ने किया और उसको आप जो है सो जंगल राज से महिमान्वित करते हैं। और ये इन लोगों की नैतिकता तो तार तार हो गई। पूरे विश्व के लोग और हिंदुस्तान के लोग देखे कि किस तरह से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का खेल चला। ये की बात कर रहे हैं जी, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वो सत्ता की लोलुपता में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इतना लाभ टपकता है। कभी कभी आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का डीएनए, बिहार के डीएनए के विषय में आप चर्चा करते हैं और एक तरफ डोरे डालते हैं सीबीआई, ईडी, ये वो, इनकम टैक्स। और मैं ये स्पष्ट तौर पे पुनः फिर कहता हूं कि जुल्म में जितना जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा समाजवाद के नारों से, महागठबंधन के नारों से। और ये भारतीय जनता पार्टी काफी बौखला गई है। आप बताइए ना, वोट और परसेंटेज कितना मिला आपको पूरे हिंदुस्तान में? ठीक है, कितने परसेंट से आप सत्ता में हैं? एन कैन प्रकरण, ठीक है, सीबीआई का डर दिखाकर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर और ईडी का डर दिखाकर, ये सब डरने वाले लोग हम लोग नहीं है समाजवादी। और सवाल ये भी है ना कि जब भी ये ईडी सीबीआई आती है, उस समय आती है जब चुनावों का समय नजदीक होता है, तब समाजवाद जो है सो ठीक है प्रशांत काफी शिखर तक गया है। ठीक है प्रशांत जी। मुस्कान जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने 1 लाख करोड़ के कोयला घोटाले का खुलासा किया है। एविडेंस के साथ वो सीबीआई से समय मांग रहे हैं कई दिन से कि सीबीआई वालों, आप कहते हो कि हमें सबूत दो और हमसे बात करो। तो एक राज्यसभा सांसद सोचिए, समय मांग रहा है और आप समय नहीं दे रहे। ईडी सो रही है, इनकम टैक्स बात नहीं कर रहा, राज्यसभा सांसद को ये समय नहीं दे रहे। 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला मोदी जी के जो है संरक्षण में अदानी जी ने किया है और सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जब जो कोल आवंटन में ये जब निरस्त कर दिया जाता है घोटाले में, तो 2 कोल जो है इनकी 2 कोयला खदानें निरस्त नहीं की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी। वो किसकी थी? मालिक साहब अदानी की सारी। और वो जो वेस्ट वहां का बचता है कोयला, जो वाकई में अच्छी क्वालिटी का है, उसको इन्होंने फ्री में अदानी जी को दे दिया। यहां भी कोर्ट के आदेश का आपने जो है अवहेलना किया। सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश की अवहेलना मोदी जी ताक पर रख देते हैं, उनको अवहेलना करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की। उनके आदेश के बावजूद 2 कोयला की खदानें अपने मालिक साहब को दे देते हैं। आप बताइए, जो व्यक्ति लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता, जो आदमी अपने आप को ही इस देश का जो है संविधान मान चुका हो, अपने आप को लोकतंत्र मान चुका हो, अपने आप को सरकार मान चुका हो, अपने आप को भाजपा पार्टी मान चुका हो, अपने आप को पक्ष विपक्ष सब कुछ, वो आदमी जो है प्रधानमंत्री जी, इस देश में प्रधानमंत्री जी हैं कहाँ? वो तो प्रचार मंत्री हैं। वो तो दिल्ली के पार्षद का चुनाव कर रहे होते हैं, कभी जो है केरल में होते हैं, कभी जो है वहां होते हैं, ठीक है प्रशांत जी, ये बात नहीं, क्योंकि अपनी पार्टी का प्रचार करने का अधिकार हर किसी को है, इस बात पर आप बात न करें। 1 लाख करोड़ रुपए का जो अदानी जी ने कोयला घोटाला किया है, इस पर सीबीआई अगर इतनी निष्पक्ष है, इतनी ताकत रखती है अपने आप में, तो आदरणीय संजय सिंह जी को समय क्यों नहीं दे रही है? ठीक है, ये सवाल बड़ा है। अदानी जी ने जिस तरीके से देश को लूटा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आपने देखा, तो उसके बाद में जब आप कोर्ट ने मजबूर होकर के एसआईटी गठित की है, लेकिन भाजपाइयों ने कुछ नहीं बोला, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मोदी जी बहरे हो गए, गूंगे हो गए। और भ्रष्टाचारी येदुरप्पा का हाथ पकड़ के जो व्यक्ति वोट के लालच के लिए, सत्ता के लालच के लिए गली गली घूम रहा हो, वो आदमी देश का देशभक्त हो सकता है क्या? और इनके न्याय की बात करूं, हाथरस का कांड आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 साल की बहन के साथ जो 1.5-2 साल पहले गैंगरेप हुआ। योगी बाबा जी, जो जिनका बुलडोजर चलता है, लेकिन किसके घर? जो कमजोर और गरीब होते हैं। कानपुर में आपने देखा, एक जो है कृष्ण दीक्षित जी की पत्नी, उनकी बेटी को जिंदा जला डाला इन्होंने, इनके बुलडोजर ने। लेकिन
ये अपने ही रिश्तेदारों को बचा लेते हैं। हाथरस के गैंगरेप की पीड़िता को जो आप न्याय मिलना चाहिए था, कोर्ट कहता है एविडेंस नहीं है। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। अपने आप में आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। आप न्याय की बात करते हैं, आप अपने सगे रिश्तेदारों को बचाते हैं, आप अदानी की नौकरी कर रहे हैं, आप देश के तो सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार हैं आप। ठीक है प्रशांत जी। राहुल आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही साथ एक सवाल है जो आरजेडी की तरफ से है और लगातार सभी प्रवक्ता जब भी उनके बयान सुनते हैं तो लगातार यही बात आती है। एक ऐसा शख्स जो अपना इलाज करवाकर लंबे समय से इलाज चल रहा है और वो जब वापस आया है तो उनको आराम तक नहीं करने दिया जा रहा। उन्हीं के परिजनों से, क्योंकि जो उनकी बेटी है रोहिणी, वो साफ तौर पर कह रही है कि उनकी गर्भवती भाभी को परेशान किया जा रहा है ईडी द्वारा, उनके घर में छापेमारी की जा रही है। आखिर ये कैसा न्याय, और ये कैसा न्याय कि राज्यसभा सांसद को मिलने का समय नहीं दिया जाता? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि इस मुद्दे को कहां से कहां लेके जाया जा रहा है, हम लोग अपने उस मुद्दे पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मुद्दा यही है कि आखिर क्यों विपक्ष पर कार्रवाई क्यों? सुनिए, जो आरजेडी के लोग जो प्रश्न मुझसे कर रहे थे, मैं उनके बारे में बता देता हूं। विजय माल्या को 2 फरवरी 2008 में लोन मिला था, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 2008 में। नीरव मोदी को 2011 से। ठीक, अब जो लोग अंबानी अडानी की बात करते हैं, मैं अडानी की बात करता हूं। कोर्ट ने तो जेपीसी उस पे अलॉट कर दिया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। दूसरी बात मैं बता दूं, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि देश में आपकी क्या हालात है, तो भैया देश में भाजपा को 38% वोट मिला है, केवल भाजपा की बात कर रहे हैं, और एनडीए को 45% वोट मिला है। यूं ही 303 सीट नहीं मिल गया। और बिहार की बात कर लें, बिहार में 3 जगह उपचुनाव हुए। आप महागठबंधन की हवा की बात करते हैं। मैं आ रही हूँ जुगनू जी। कितने सीट निकाल पाए जुगनू जी आप लोग? 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी के झोली में गए, 1 आपके पास गए, और वो भी तय था जाना। और वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो बीजेपी को 20 और आरजेडी को 23% मिला था, जो अब बढ़ चुका है। सुन लीजिए मैं एक बात और बता दूं, रुकिए, मैं एक बात और बता दूं। देखिए क्या है ना कि सदन में भी आपकी यही स्थिति है, बीच में लोग घुसने लगते हैं, जो प्रशांत जी कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, एक एक करके सारे लोग पकड़े जाएंगे इनके, जो ये आज इन्होंने पंजाब को खालिस्तानों के हाथ में दे दिया। ये कहां थे उस वक्त जब एक खालिस्तानी समर्थक थाने पे चढ़ के बदमाश को छुड़ा के ले जाता है और सरकार नतमस्तक रह जाती है? ये कहां रहते हैं? ये होते कौन है बोलने वाले? अभी देखिए। ठीक है, वापिस दिल्ली पर आते हैं। जल्दी ही खुलने वाला है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आप सभी के पास। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद साहब अपनी बात पूरी करिए। और सवाल जिस तरीके से सभी का एक ही है कि आखिर सत्ता पक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस सवाल का जवाब आज से विचार रहे हैं। आपको डर लगता है? प्रशांत जी आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। देखिए, ब्रेक पे जाने के बाद भी प्रशांत जी बोल रहे थे, इसका मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई है ये पार्टी कि वो बोलते ही रहेगी, और ये किसी की बात को नहीं मानेगी, फ्रस्ट्रेटेड होते जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सुन लीजिए प्रशांत जी, सुन लीजिए। हमारी सरकार के ऊपर मुस्कान जी पिछले 9 साल के कार्यकाल में अब तक कोई आरोप नहीं लगे हैं। ये सबसे बड़ी परिभाषा है। और आनंद साहब जब तक सत्ता में बैठे रहेंगे तो कैसे आरोप लगेंगे? और देखिए, ये तो जग जाहिर है कि हर समय के लिए कोई भी सत्ता में नहीं है। सत्ता परिवर्तन होगा तो सभी के घोटाले सामने आएंगे। मुस्कान जी एक बात बताइए, जब सुन लीजिए प्रशांत जी, सुन लीजिए एक बार। प्रशांत जी सुन लीजिए। जब यूपीए की सरकार शासन में थी तो वो शासन में रहते उसके ऊपर आरोप लगते थे। पब्लिक के अंदर आक्रोश आ चुका था, वो जान चुकी थी। ये 2G घोटाले की बात कर लीजिए, कोयला स्कैम की बात कर लीजिए, या अन्य घोटालों की आप बात कर लीजिए, तो आप देख लीजिए ना फिर क्या हाल हुआ यूपीए की सरकार का। मैं वही कह रहा हूँ, यूपीए की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार में नापाक है। इसका मतलब ये कि अब तक इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं। और नापाक का मतलब समझ रहे हैं आप आनंद जी?
आपने पुलवामा हो गया था मुझसे, ये पाक सरकार है, मैं कहना चाह रहा था, तभी मैंने उसको जाके परिभाषित किया था मुस्कान जी कि वो पाक साफ सरकार है, इसके ऊपर किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लगे हैं। मैं आपको बात बताऊं, ठीक है सुन लीजिए प्रशांत जी, आऊंगे एक बार फिर से। आप पाकिस्तान की एजेंसी से जांच कराते प्रशांत हैं, जी, पाकिस्तान प्रशांत की यादव एजेंसी जी। से शर्म आनी चाहिए। ठीक है। और सुनिए, अफगानिस्तान से 20,000 करोड़ की जो है हेरोइन आती है अदानी के पोर्ट पे, और उस अफगानिस्तान के तालिबानियों को आप 20,000 टन गेहूं देते हैं, जिनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, कार्रवाई प्रशांत होनी यादव जी, चाहिए। ठीक है, आपको शर्म मैं आऊंगी नहीं आनी आपके चाहिए पास एक बार फिर भाजपाइयों से, आपके सवाल तमाम लिए जाएंगे, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए आनंद साहब। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं और जो ये कह रहे थे कि भारत कमजोर स्थिति में है, तो मैं इनको बता दूं, आज हमारे देश की स्थिति बहुत मजबूत है और विश्व इसको लोहा मानता है। डर इसी बात का है, डर ये है कि जब हाथी बाजार में चल रहा है तो बाजार के सामने जो कुत्ते हैं वो जो रास्ता छोड़ रहे हैं, और समस्या इसी से है कि वो हाथी के सामने लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, उसको नमन क्यों कर रहे हैं, और जो पीछे चल रहे हैं उनको यही कहना है कि भाई तुम भी लड़ो, तुम लड़ो, आप काम करिए। देखिए उड़ीसा की भी सरकार है, उनके ऊपर कहाँ कोई आरोप लगे हैं, उड़ीसा की सरकार पे कहाँ कोई आरोप लगे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप आइए आनंद साहब, जहाँ पर आरोप लगे हैं वहाँ कौन सी कार्रवाई कर ली सरकार पे आपने? कहाँ कोई आरोप लगे हैं? जहाँ पर आरोप लगे हैं वहाँ कौन सी कार्रवाई कर ली? मैं बताना चाहता हूँ प्रशांत जी। ठीक है, जुगनू जी कुछ कह रहे हैं। हर जगह आएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ आनंद जी, जुगनू जी कुछ कह रहे हैं। क्या जिनको आप कुत्ते कह रहे हैं ना, वो काफी वफादार होते हैं राष्ट्र के प्रति, अपने मालिक के प्रति, और आप जो है संबोधित जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अनुचित है। वो मालिक के प्रति जितना वफादार होता है, जिनको आप कुत्ते कह रहे हैं, वही देश के राष्ट्रभक्त हैं, और वही आपके करप्शन करने का काम कर रहे हैं, और उनको आप ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स, इन लोगों से आप डरा नहीं सकते हैं। राफेल घोटाला, राफेल घोटाला हुआ, और थोड़े लालू यादव आरोपित है कि नहीं? लालू यादव आरोपी है कि नहीं? लालू यादव आरोपी है कि नहीं? लालू यादव आरोपी है कि नहीं? आरोपी है कि नहीं? है या नहीं? है या नहीं? आप जिसके साथ, सुनिए, आप जिसके साथ सरकार में भागीदारी है, वही लोगों ने आपके ऊपर क्या किया था, और उन लोगों ने ही भ्रष्टाचार का प्रशांत जी, ठीक है ठीक है। माननीय न्यायालय ने क्या ठीक है, चलिए तू मैं से बाहर निकलते हैं। ठीक है, प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इनकम टैक्स ये सबसे डरने वाला नहीं, और जिस तरह से होती है जवाब देने चाहिए, ये ना बिहार के अंदर में जितने ठीक है, उन लोगों को किस आधार पर आप वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, ये सवाल मैं रखूंगी आपका, ये सवाल मैं रखूंगी जुगनू जी आपका, मैं उत्तर भी दूंगा। ठीक है, हाँ आनंद जी, एक बार प्रशांत जी का सवाल सुन लीजिए। बड़ा लालच है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मुझे ब्रेक पे जाना होगा, मैं फिर से फौरन लौटूंगी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख एक बार फिर से गेस्ट की ओर कर लेते हैं। प्रशांत जी अपनी बात रखें। मुस्कान जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अपने भाजपा के साथी प्रवक्ता जी से कहूंगा कि राफेल घोटाला होता है, उसके बाद अच्छे खासे स्वस्थ जेटली जी चले जाते हैं, आपके जो है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं, सुषमा स्वराज जी चली जाती हैं, सेना के अध्यक्ष चले जाते हैं, और ये सिलसिलेवार जाते हैं, पारेकर साहब चले जाते हैं, ठीक ठाक। अब आपने तो रिपोर्टें पता नहीं कैसे लगा दी होंगी, क्या ये एक शंका का विषय नहीं है? इसमें कोई आपको नहीं लगता है कि इनको कुछ नहीं पता था? लेकिन बात यह है कि आप पर सत्ता का इतना बड़ा नशा सवार है, आपने अपने साथियों की ही हत्याएं करवा दी, आपने पुलवामा करा बहुत दिया। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप प्रशांत जी। मैं बिल्कुल लगा रहा हूं आरोप, बिल्कुल लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिलसिलेवार इन नेताओं की हत्याएं हो जाती हैं, तो मोदी जी, अमित शाह जी दूसरी पार्टी के लोगों को तो तब बर्दाश्त करेंगे जिन्होंने अपने ही लोगों को, जो इनसे आगे निकलने वाले थे। आज गडकरी जी, मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इनकी सरकार में गडकरी जी एकमात्र ऐसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं
जो अपना काम पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो बकवास नहीं करते, काम पर फोकस करते हैं। और उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री जी पर व्यंग्य भी कसा था। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जनता मुझे मौका दे, मैं काम करूंगा, मैं 15 लाख दिलवाऊंगा, और मैं काम न करूं तो मुझे चौराहे पर जूतों से मारना। तो गडकरी जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जनता सब जानती है और जो नेता काम नहीं करेगा उसे जूतों से मारेगी। उन्होंने इशारा किया प्रधानमंत्री जी को कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर रहे। ठीक है यादव साहब, ये नजरिया है अपना अपना देखने का, किसने किसको क्या कहा। विदेश मंत्रालय, सुषमा स्वराज जी का विदेश मंत्रालय उनके समय में अच्छा चला। आज के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं पता है? 56 इंच का सीना जो है वो 26 इंच का करके चला है। कहते हैं कि चाइना हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे लड़ाई मोल नहीं ले सकते, लेकिन 56 इंच का शेर जो है कहता है कि मेरा 56 इंच का सीना है। तो मैंने ईमानदारी से इनके जो 2 मंत्रालय जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी तारीफ की। ये आप देखिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी शिक्षा के मॉडल को, स्वास्थ्य के मॉडल को, दिल्ली के को कभी सराहा? ठीक है। जिनकी चर्चा अमेरिका में, यादव साहब अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं, और आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है एक बार सुनिएगा इन तमाम सवालों के जवाब। जी को एक मुख्यमंत्री ठीक है यादव वहां नहीं जाने देते हैं। ठीक है प्रशांत जी, तो बताइए, रिक्वेस्ट है आप दोनों से एक बार सुनिएगा आनंद साहब के जवाब वो क्या देते हैं। आनंद साहब, जिस तरीके के आरोप प्रशांत जी लगा रहे हैं, हालांकि ये उनकी निजी राय है, जिस तरीके के भी वो आरोप लगा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और दूसरी ओर जुगनू जी ने ये सवाल पूछा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देते हैं, कारण क्या है उसका? देखिए, मेरा हाथ जोड़ के विनती है दोनों लोगों से कि जब तक मैं अपने शब्द को समाप्त ना करूं, आप बीच में मत बोलिएगा। देखिए, जब से बिहार के अंदर जंगल राज पार्ट 2 का आगमन हुआ है, तब से लगातार ये शब्द को आप हत्याओं की, फिर अभी मैंने हाथ जोड़ के यही आग्रह किया था आपसे, आपत्ति है सकते। ठीक है, मैंने अभी हाथ जोड़ कर यही आग्रह किया था। अच्छा, जो दे गरीबों को शब्दों का इस्तेमाल ना करें ना राहुल आनंद जी। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब मुस्कान जी मेरे इस्तेमाल करने से क्या आप जनता को रोक सकते हैं? जनता भी इस बात को कहती है कि जब से, सुनिए मैं बता रहा हूँ मुस्कान जी, बिहार में एक कहावत है जो बहुत प्रसिद्ध कहावत है, रहली तब मन न भैली, चल गईली तब मन पछतैली। तो जब से बिहार के अंदर 6-7 महीने का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, ये ठग्स ऑफ बिहार का चलेगा ना, ठग्स ऑफ बिहार का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए। आपको मैं बता दूं, बजट में ठगते हैं, सुनिए, बजट में ठगते हैं, ये आपको फिर युवाओं को 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, वहां ठगते हैं, शिक्षकों को चौराहे पे पीट कर उसको अधमरा कर देते हैं, वहां पे ठगते हैं। इसलिए मैंने ठग्स ऑफ बिहार कहा। और जब से ये सरकार आई है शासन में, तब से लगातार मुस्कान जी हत्याएं हो रही हैं। रुकिए, जब से ये सरकार आई है तब से लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं, और जो प्रोटेस्ट करेगा उसकी हत्या हो जाएगी। इसीलिए Y+ और Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है। और क्यों दी जाती है, ये कोई केंद्र सरकार नहीं तय करती है। अच्छा। यहाँ की खुफिया एजेंसी तय करती है बिहार की, कि इनको देना चाहिए, इनको आवश्यकता है। आपके देश के विपक्ष के नेता जो हैं, वो जब दिल्ली पहुंचते हैं उनकी कितनी सुरक्षा होती है, ये भी बता दें। अगर खुफिया एजेंसी सुरक्षा देती है तो आप सरकार पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि किसी का भी कत्ल हो जाता है इसलिए हम उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रहे हैं, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे रहे हैं। तो बिहार की राजनीति राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो उनको क्यों नहीं फिर सुरक्षा मिलती किसी भी तरीके से? राहुल गांधी जी को कब सुरक्षा नहीं मिली है? उन्होंने तो खुद प्रोटोकॉल कितनी बार तोड़ा है। अभी बीच में ही चर्चा का विषय था 3 महीना पहले कि जब वो भारत तोड़ो यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने कितनी बार प्रोटोकॉल को तोड़ा, जबकि खुद जो उनके आसपास जो उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं उन्होंने लिखित में दिया है कि राहुल गांधी जी इस प्रकार के करते हैं कारण। दिल्ली में जब पहुंचे थे आनंद साहब, मुझे लगता है वो तस्वीरें आप भूल गए हैं। चलिए ठीक है, वापस से मुद्दे पर आते हैं। अब प्रशांत जी ने जो आरोप लगाए, मैं आ रही हूँ बारे में बता दूं। जुगनी जी रुकिए ना, क्या शंका हो जाए, मान जाइए भैया, मैं बता रहा हूँ, रुकिए। और प्रशांत जी ने राफेल के बारे में चर्चा की, जबकि सरकार में ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। जब कांग्रेस, सुनिए तो सही सरकार, सुनिए तो सही,
देखिए ये क्या है ना, ये नीतीश कुमार जी का भी रवैया है, सदन में बोलने नहीं देते हैं, सदन में बोलने नहीं देते हैं नीतीश कुमार भी। चलिए सदन में बोलने तो कौन नहीं देता, कौन देता है वो तो चलिए वक्त की बात है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद साहब अपनी बात रखिएगा और आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं तो जल्दी जल्दी से बात रखिएगा, बाकी का भी आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी। हमारे एक मित्र प्रशांत जी ने एक बात कही राफेल के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में राफेल जरूर मुद्दा था जिसको जनता ने सिरे से नकार दिया और 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी को 303 सीट देकर भेज दिया। तो इसका मतलब जो आरोप लगे वो जनता की अदालत में नाक पाक हो गए। और यहाँ तक कि रुके सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कहा कि राफेल जैसा कोई मुद्दा नहीं है, न्यायपालिका पे तो भरोसा है, मुझ पे ना करो। अब मैं आता हूँ विदेश मंत्री के ऊपर। तो हमारे देश के जो नए विदेश मंत्री हैं उनकी बातों को देखिए, वो चाइना हो या अमेरिका हो या अन्य ऐसे ताकतवर देश हो, ये बात सच है कि चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे ऊंची है, लेकिन हम कोशिश कर 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ चुके हैं। ये हमारी जीत है। और जहां तक दिल्ली की शिक्षा मॉडल की बात है प्रशांत जी, तो मैं आपको बता दूं कि उसका सत्यापन ग्राउंड लेवल पर किया जा चुका है। और जो बुक में जो वो माफ कीजिएगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो वो आर्टिकल छपी थी और उसमें जो फोटो का इस्तेमाल किया गया था वो दिल्ली की शिक्षा मॉडल का नहीं था, वो वहां के एक प्राइवेट स्कूल का वो फोटो को पब्लिश किया गया था। तो इसका मतलब जो एक्ट पे चलने वाली जो सरकार थी, जो प्रचार तंत्र थी, वही अपनी। चलिए ठीक है आनंद साहब, समय समाप्त हो रहा है, बाकी भी ठीक है। यही बीबीसी, यही जो है प्रशांत जी, यही बीबीसी अगर मोदी जी के एक जमाने में तारीफ करता था तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जब उनके खिलाफ सवाल कर दिया तो आप आईटी को भेज देते हैं उनके हेडक्वार्टर पे कि भाई जांच कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी के पास अगर इतना पैसा है कि वो न्यूयॉर्क टाइम में अपनी खबर छपवा सकते हैं, तो मोदी जी के पास तो था पैसा है, वो क्यों नहीं खबर छपवा लेते? बताइए आप मुझे। तो जब न्यूज़पेपर ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हमने किसी का प्रमोशन नहीं किया, हमने उनकी अपनी ग्राउंड, उनकी अपने हिसाब से उन्होंने किया रिपोर्टिंग, तो मोदी जी की तारीफ क्यों नहीं हो जाती? मोदी जी तो पीआर में बादशाह हैं भाई, उनसे ज्यादा एडवर्टाइज पैसा खर्च कौन करता है इस दुनिया में? जनता उनका प्रचार कर देती है, जनता प्रचार कर देती है। और विदेश में जो राहुल जी सच है वो उसका प्रचार करते हैं। सम्मान निधि की आप बात करते हो, वो किसान सम्मान निधि एकदम फर्जी घोटाला है, लोगों को मिल ही नहीं रहा, लोगों के खाते में नहीं आ रहा। ठीक है प्रशांत जी, आ रहे जुगनू जी आपके पास। किसान सम्मान की बात करेंगे जी जुगनू, ये जो है कृषि बिल का जो है विरोध कर रहे हमारे किसान भाइयों के लिए कील तक ठोकवा दिया और बेशर्मी के साथ उसको वापस लेना पड़ा। तो ये क्या किस तरह का किसान सम्मान की बात करती है भाजपा सरकार? और इन्होंने कई बिंदु को रखा है कि गांधी को आखिर गोडसे ने क्यों मारा, तो आप बताइए इस चैनल के माध्यम से, गोडसे ने क्यों गांधी की हत्या की? हम जब अगली बार बैठेंगे चर्चा में तो निश्चय इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये तो मैंने ही कहा, ये कि गांधी की हत्या चर्चा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर एक ताशकंद का भी घटना घटा था और उस प्रधानमंत्री की पत्नी चीख कर कहते रह गई कि भाई माध्यम से पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम कराओ। अभी पूर्व इस चीज को भी तो आप क्या गांधी है या गोडसे हैं? देश का पहला आतंकवादी गोडसे और विश्व का नेता बाबा गांधी की हत्या। चलिए ठीक है जुगनू जी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। प्रशांत यादव जी, जुगनू यादव जी और राहुल आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे विपक्षी नेताओं पर पड़ रहे हैं, विपक्षी दलों पर पड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोप जो है वो सही साबित होते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कर्नाटक में जिस तरीके से 8 करोड़ रुपए बीजेपी नेता के पास से मिले और बीजेपी में जितने भी दागी हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है और कब होती है, ये सवाल सबसे बड़ा है और विपक्ष इसका जवाब भी मांग रहा है। फिलहाल के लिए राष्ट्रधर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।